नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी ए राजकुमार शर्मा और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल सी ए राजकुमार शर्मा में। सबसे पहले तो चैनल का नाम देखते ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चैनल के नाम को बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी गई है। उसका एक कारण ये है कि हमें चैनल जो बनाया है वो जो हमारे सी ए स्टूडेंट्स हैं, लाइक सी ए स्टूडेंट्स प्लस सी ए मेम्बर्स जो हैं, जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं और उन्होंने बेसिकली आर्टिकलशिप अपनी जो है उनका जो एक्सपीरियंस है वो मीडियोकोर सी ए फर्म के अंदर है और वो अब बिग फोर या बिग सिक्स के अंदर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर जो उन्हें टेक्निकलिटी आती है, वहाँ पर जो टेक्निकल क्वेश्चंस और टेक्निकल स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उन सब से जुड़े क्वेश्चंस जो हैं, उन सब से जो जुड़ी जो नॉलेज है वो यहाँ शेयर करने के लिए चैनल बनाया गया है। इस चैनल का मोटिव ये है कि हम अपने सी ए स्टूडेंट्स, सी ए मेम्बर्स और साथ साथ जो अदर अकाउंटिंग प्रोफेशन में जो है उनकी हेल्प कर पाएँ। न कि हमारा मोटिव ये है कि हम इस चैनल के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ या इसे एक पॉपुलराइज़ करके एक ब्रांड बना पाए यूट्यूब के अंदर। वो हमारा मोटिव कतई नहीं है, इसलिए हमने यहाँ चैनल के नाम के ऊपर में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है। सिंपल सा नाम है सी ए राजकुमार शर्मा। लेकिन हाँ, हमने कंटेंट जो बनाया है उसके ऊपर में हमने भरपूर मेहनत करी है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरे कंटेंट को देखें और इसमें जो भी नॉलेज है वो नॉलेज आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज़ करें और जो इंटरव्यूज़ होने वाले हैं उन इंटरव्यूज़ के अंदर में इस नॉलेज को अप्लाई करें और बेनिफिट उठाएं। सी ऑडिट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सारे के जो बेसिक कंसेप्ट्स है, जो हमारे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो संभव नहीं था कि एक पूरा वीडियो में कवर किया जाए। तो मैंने कुछ टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया है और बाकी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम धीरे धीरे नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे। जैसे जैसे आप लोग कमेंट्स पोस्ट करेंगे कि कौन कौन से अदर टॉपिक्स पे आपको नॉलेज चाहिए, वैसे वैसे मैं अदर टॉपिक्स के ऊपर मैं बना के उसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम बिग फोर्स के अंदर में अप्लाई करने की सोचते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि यार मेरे को तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैंने तो बिग फोर का एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने तो कोई बड़ी फर्म में काम किया नहीं है, मैंने तो एक मीडियोकॉर या स्मॉल फर्म के अंदर में काम किया है जहाँ पर ऑडिट भी हमने करी है तो वो छोटे मोटी कंपनीज की करी है। तो अब अगर क्वेश्चंस आएंगे इंटरव्यू रिलेटेड जिसके अंदर में ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो उस लैंग्वेज में, प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि हमें नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम ये होता है कि वो जिस लैंग्वेज में पूछते हैं उस टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर में ही उनको आंसर चाहिए। ठीक है। आप अगर अपने सिंपल भाषा के अंदर में अगर उनको बताएंगे कि इसका आंसर ये है सर, तो वो नहीं समझेंगे। वही थ्री इडियट्स वाली कहानी। ठीक है। जैसे मोटर का एग्जांपल आमिर खान चेन के जरिए देता है, तो वो वैसा जिप के जरिए जो देता है, तो वैसा अगर आप एग्जांपल देंगे तो आपको उसी समय निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हमारे आज का सेशन का नाम है बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है। और इसके अंदर में हमने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमें समझ में आए, जो हमारे ऑडिटिंग के लिए रिलेवेंट है, वो हमने इसमें कवर अप किए हैं। तो इसके अंदर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम समझेंगे ऑडिट प्रोसेस। बिकॉज आप जब तक ऑडिट प्रोसेस नहीं समझेंगे कि ऑडिट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, पूरी प्रोसेस क्या होती है, तब तक आप उसके अंदर की चीज़ें तो समझ ही नहीं सकते। सबसे पहले हम समझेंगे इसीलिए ऑडिट प्रोसेस। उसके बाद हम समझेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स, फिर वॉक थ्रूज, देन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सबसेटिव टेस्टिंग एंड एनालिटिक प्रोसीजर्स। और उसके बाद हम समझेंगे टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम समझेंगे डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ये क्या है, बहुत भारी भारी टर्म्स है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, डोंट वरी, मैं हूँ। थोड़ी देर आप वीडियो के साथ बने रहिए और आपको जल्दी समझ में आएगा कि ये सब क्या है। शुरुआत करते हैं ऑडिट प्रोसेस से। देखिए, ऑडिट से पहले जनरली भी अगर हम समझे कि आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी XYZ, आपको कहीं घूमने ही जाना है, ठीक है, तो उसके क्या पार्ट्स होते हैं, उनके क्या स्टेप्स होते हैं। जनरली अगर हम देखें तो हम कोई काम करते हैं, जैसे हम घूमने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि भैया जाना कहाँ है, कितने दिन के लिए जाना है, कौन सी होटल में रहना है, ठीक है, ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है। तो ये सब चीज़ें हम पहले डिसाइड करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लानिंग। सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सेकंड, प्लानिंग के बाद में क्या होता है, प्लानिंग के बाद में आता है हम एक्चुअली में घूमने गए, हमें एक्चुअली में जो जो हमने प्लान किया था हमने एक्चुअली में वो सब किया। हम ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू वहाँ गए, हमने होटल में स्टे किया, हम घूमे फिरे, खाए, घूमे, नाचे, सब कुछ किए और उसके बाद में रिटर्न आ गए। तो ये होता है
सेकंड में उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन, या फिर हम उसको बोलते हैं एक्चुअल में उसको परफॉर्म करना, परफॉर्मेशन, ठीक है, परफॉर्मेंस। या तो परफॉर्मेंस बोल दो या एग्जीक्यूशन बोल दो, वर्ड्स अलग अलग है, भावना एक ही है, ठीक है, तो भावनाओं को समझो। सो लेकिन ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिटिंग में हम उसको बोलते हैं टेस्टिंग, ठीक है। इसको एग्जीक्यूशन भी, बहुत जगह इसको एग्जीक्यूशन भी बोला जाता है सेकंड स्टेप को, और आप चाहे तो टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, बट वही मोर और लेस भावना एक ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, देन टेस्टिंग, और उसके बाद में लास्टली, आई डोंट नो कि आप लोग ज़्यादा सब लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, बट हम लोग तो ये करते हैं कि जहाँ भी हम लोग कहीं कोई भी खर्चा करके आते हैं या फिर स्पेसिफिकली कहीं पर कोई एक्सपेंस करके आते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग, मतलब घर आके हिसाब जरूर बनाते हैं कि भैया हमने कितना खर्चा किया। तो जनरली मारवाड़ी फैमिलीज में तो ऐसा होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, आपके बारे में तो मुझे नहीं पता कि आप करते हैं कि नहीं करते, मैं ज़रूर करता हूँ, ठीक है। तो हमारे तो यहाँ रूल है कि भैया जब भी आप कोई खर्चा करके आओ उसका पूरा प्रॉपर हिसाब बनाओ, ठीक है, कितने लगे कितने बचे, ठीक है, और ज़्यादा लगे तो थोड़ा ध्यान से अब आगे जो ट्रिप बनाएंगे उसमें थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो वो होती है रिपोर्टिंग, ठीक है। तो अपने ऑडिट के हिसाब से देखो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लानिंग, हम लोग सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि ऑडिट कैसे करेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ऑडिट परफॉर्म करते हैं एक्चुअली के अंदर में, ठीक है। और ऑडिट परफॉर्म करने के बाद में लास्ट में क्या होता है, हम रिपोर्ट इशू करते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू जो बोला जाता है, उस ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर में हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो यही हमारी ऑडिट प्रोसेस है। इसके अंदर में डिटेल से अगर समझने जाएं तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। इसके डिटेल में मैं भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हर स्टेप के अंदर में जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स मैं धीरे 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 आपको इस सेशन में और आगे वाले आने वाले अपकमिंग सेशंस के अंदर में बता दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस। सबसे पहले हमने जैसे आपको बताया प्लानिंग क्या होती है। अच्छा, प्लानिंग जो होती है अगर ऑडिटिंग की लैंग्वेज से समझे, ठीक है, ऑडिट हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से चलिए, तो प्लानिंग को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने प्लानिंग को डिफाइन किया है कि हम लोग प्लानिंग के अंदर में करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं बिजनेस की, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ना कि अगर आपको ऑडिट करना है, ऑडिट मतलब क्या हुआ, ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है हम चेकिंग करते हैं। किसकी चेकिंग करते हैं, हम चेकिंग करते हैं एक बिजनेस के अंदर जो चल रहा है, उसके जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उसके जो फ्लोज हैं, ठीक है, उसके जो फंड के फ्लोज हैं, उसके जो पैसा आ रहा है जो पैसा जा रहा है, उसकी हम पूरी क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद में उसकी पूरी चेकिंग करने के बाद में एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब तक बिजनेस का आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि बिजनेस क्या चीज़ का है, बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है, बिजनेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बिजनेस में सबसे मेन रेवेन्यू क्या है, सबसे मेन खर्चा क्या है, तो ये सब अगर जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप बिजनेस की ऑडिट कर ही नहीं सकते। सबसे पहले क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। उसके बाद में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में आपको क्या देखनी पड़ती है, रिस्क देखनी पड़ती है और कंट्रोल डिज़ाइन देखना पड़ता है। हम आगे समझेंगे रिस्क क्या होती है और कंट्रोल डिज़ाइनिंग क्या होती है, कंट्रोल टेस्टिंग क्या होती है, वो भी हम आगे समझेंगे। ये वो तो आज ही के सेशन में हम कवर कर लेंगे। और टेस्टिंग को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, टेस्टिंग में देखो दो तरह की टेस्टिंग होती है। एक तो होती है सब्सटैंटिव टेस्टिंग, ठीक है, एक होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये दोनों रिलेटेड है, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर और सब्सटैंटिव टेस्टिंग दोनों रिलेटेड है। ये सब्सटैंटिव टेस्टिंग के अंदर में ही आता है, जिसको हम लोग टीओडी बोलते हैं। मेनली टीओडी एक ग्रुप है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उस टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ग्रुपिंग के अंदर में दो सब पार्ट्स हैं, सब्सटैंटिव टेस्टिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये होता है टेस्टिंग के अंदर में हमारा आता है, ये भी हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लग रहा है कि ओहो ये तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया यार, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। डोंट वरी, 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट के बाद में आपको ये सब समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे आपके सब दिमाग में जाने लगेगा, ठीक है। और इसके बाद में होता है रिपोर्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया, रिपोर्टिंग क्या होता है, ओपिनियन। हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके ट्रू और फेयर व्यू के ऊपर में ओपिनियन देते हैं कि भैया हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर में कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है। देखिए, मिस स्टेटमेंट और मटेरियल मिस स्टेटमेंट में एक फ़र्क होता है, वो भी मैं अगली वाली स्लाइड में ही आपको बताऊंगा। तो वो हम देखते हैं कि कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर दे देंगे कि भैया हाँ ये ठीक ठाक है, और इससे कोई भी बोल सकते हैं कि बड़ा घोटाला या घपला नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसके ऊपर में, जिसका नाम है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा, इसको हम बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सी, हम लोग जब ऑडिट करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ऑडिट का प्लानिंग होता है, उस प्लानिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग में हम लेते हैं वॉक थ्रू, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में वॉक थ्रूज बोलते हैं। हम लोग वॉक थ्रूज कंडक्ट करते हैं। वॉक थ्रूज का मतलब कुछ नहीं होता है, वॉक थ्रू का मतलब हिंदी नॉर्मल इंग्लिश का टर्म होता है कि वॉक थ्रू मतलब निकलना, एक जगह से आप वॉक थ्रू कर रहे हो, होता है ना कि वॉक थ्रू, ठीक है। तो वॉक थ्रू का मतलब यही हुआ कि आप उस बिज़नेस के जो प्रोसेसेस है, जो पूरा बिजनेस है, उस मॉडल को समझ रहे हैं, ठीक है। तो
जब हम वॉक थ्रू करते हैं, ठीक है, जब हम उस अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, तो सबसे पहले जो हम चीज़ समझते हैं वो हम समझते हैं कि इस पूरे ट्रांजैक्शंस के अंदर में बिजनेस में रिस्क कहाँ कहाँ है। अच्छा, ये रिस्क ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि समझिए, एक बिजनेस है, आप ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट का पर्पज़ क्या होता है? ऑडिट का पर्पज़ यही होता है कि बिजनेस के अंदर में कोई गड़बड़ी ना है, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी होगी कब? गड़बड़ी तभी होगी जब कोई चीज़ जो उसके अंदर में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मान लीजिए कोई रेवेन्यू हो रही है, ठीक है, या कोई खर्चा हो रहा है, तो उनका जो अमाउंट है वो सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। रेवेन्यू का अमाउंट एक्यूरेट कब नहीं होगा? या तो रेवेन्यू को इन्फ्लेट करके दिखाया गया, ज़्यादा दिखाया गया, या रेवेन्यू को कम करके दिखाया गया, ठीक है। तो दोनों ही सिनेरियो जो होंगे, या तो इन्फ्लेट करके दिखाएं या हम डिक्रीज करके दिखाएं, तो वो दोनों कैसे संभव है? वो दोनों रेवेन्यू को, जो भी फिगर्स को चेंज करना, वो कोई आदमी ही करेगा, या कोई सॉफ्टवेयर की गलती से भी हो सकता है। मोस्टली यही होता है कि सॉफ्टवेयर गलती नहीं करता है, बिकॉज कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो वेल डिज़ाइंड होते हैं कंपनीज के अंदर में, और वो गलती नहीं करते हैं। मैनुअली ही यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कोई जो अमाउंट्स है वो इन्फ्लेट किए जाते हैं, तो कोई आदमी करेगा, ठीक है। अब जब कोई आदमी करेगा, तो उसके अंदर में हमें सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना होता है ना कि भाई ये जो गड़बड़ी हो सकती है, ये गड़बड़ी कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है। ये जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि गड़बड़ी कहाँ कहाँ हो सकती है, इसी को बोलते हैं रिस्क, ठीक है। ये रिस्क एरियाज होते हैं, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स जिसे बोलते हैं ऑडिटिंग की लैंग्वेज के अंदर में, तो हम रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की अगर डेफिनेशन आप देखें, तो सबसे पहले हम इसे बोलते हैं कि रिस्क का इसका डेफिनेशन ये है कि रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स अनडिडक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ठीक है। रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या हुई कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में रिस्क है जो कि अनडिडक्टेड है, पकड़ में नहीं आई। किसके पकड़ में नहीं आई? मैनेजमेंट के पकड़ में नहीं आई। अब मैनेजमेंट के पकड़ में नहीं आई, तो और उसके जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट उस रिस्क की वजह से जनरेट हो रहे हैं, और वो दो कारणों से हो सकते हैं, दो रीज़न हो सकते हैं उसके, फ्रॉड भी और एरर भी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्रॉड ही हो, एरर से भी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अगेन, एरर से भी आपके कोई बड़ी मिस स्टेटमेंट हो सकती है, बड़ी अमाउंट्स के अंदर में मिस्टेक हो सकती है, अमाउंट ऊपर या नीचे हो सकते हैं। तो दोनों ही कारण होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनअप्रोप्रिएटली प्रेजेंट करने के, ठीक है। तो इसमें 4 वर्ड्स हैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के अंदर में। इसकी जो डेफिनेशन है, इसके अंदर में 4 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क हमने अभी समझा कि रिस्क क्या होता है। रिस्क मतलब ये है, रिस्क का मतलब यही है कि रिस्क जो है, कि रिस्क ये है कि ऑडिट हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेटली प्रेजेंटेड नहीं है। करेक्ट? बिल्कुल सर, यही सही है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एक्यूरेटली प्रेजेंटेड नहीं है, तो यही रिस्क है। ओके, अगेन, ये रिस्क जो है, खाली ये रिस्क कहाँ कहाँ मिलेगी और ये अनडिटेक्टेड कब रह जाएगी, ठीक है। रिस्क तो है, रिस्क समझिए, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक रेवेन्यू है, ठीक है, हमारी सेल है, वो सेल ओवर बुकिंग हो गई, ये एक रिस्क है, ठीक है। अब ये ओवर बुकिंग हुई, ये रिस्क जो है ये अनडिटेक्टेड रह गई, ठीक है। ये क्यों रह गई अनडिटेक्टेड? इसकी चेकिंग नहीं हुई, तभी अनडिटेक्टेड रह गई, राइट। तो अनडिटेक्टेड रह गई मतलब चेकिंग नहीं हुई, और अगर चेकिंग होती तो डिटेक्ट हो जाती। चेकिंग होना, किसी चीज़ की चेकिंग होना को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल का होना। तो रिस्क में, कोई रिस्क के लिए कोई कंट्रोल अगर है और वो कंट्रोल प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। जैसे समझिए, रेवेन्यू जो जितनी सेल हुई, हमें उतनी सेल बुक करनी थी, लेकिन उससे ज़्यादा सेल बुक हो गई, तो उसके अंदर में उसकी चेकिंग होनी चाहिए। समझ लीजिए, हम मानते हैं कि क्वार्टरली चेकिंग होनी थी। क्वार्टरली हमारा एक अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट क्या करेगा, जितनी भी सेल है उसको आपके जितने भी हमारे इन्वॉइस जनरेट हुए हैं उनसे मैचिंग करवाएगा और देखेगा कोई डबल एंट्री तो नहीं हुई, ठीक है। ये कंट्रोल हो गया। कंट्रोल क्या हो गया? अकाउंटेंट चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है? इन्वॉइस को अकाउंट से, टैली से, या ईआरपी है तो ईआरपी से मिला रहा है। अब इसमें समझने की बात यह है कि अगर ये कंट्रोल प्रॉपरली काम कर रहा है, मतलब अगर अकाउंटेंट एक्चुअली के अंदर में क्वार्टरली चेकिंग कर रहा है, और चेकिंग करने के बाद में जो एरर समझ उसको सामने आ रही है, उन एरर्स को करेक्ट कर रहा है, तब तो हमारी क्या होगी, ये रिस्क जो है, ये रिस्क मिटिगेट हो जाएगी। और जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होंगे, कोई भी मिस स्टेटमेंट जो होंगे, वो अनडिटेक्टेड रहेंगे नहीं, सारे डिटेक्ट होकर करेक्ट हो जाएंगे। बट अनडिटेक्ट क्यों रहे? क्योंकि कंट्रोल हमारे जो है वो
सफिशिएंट नहीं है, या फिर अगर सफिशिएंट है तो वो काम सही से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन में नहीं है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्क होनी चाहिए प्लस अनडिटेक्टेड होना चाहिए, और उसके बाद में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होना चाहिए। अच्छा, मिस स्टेटमेंट और मटेरियल मिस स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है? मेनली अमाउंट का फ़र्क है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हर केसेस में अमाउंट का फ़र्क है, बट मेनली अमाउंट का फ़र्क है। मिस स्टेटमेंट मतलब देखिए, 1 रुपये की मिस स्टेटमेंट होती है, बट मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट जिससे जो यूज़र्स हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, यूज़र्स कौन कौन होते हैं? बैंक्स होती है, क्रेडिटर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जनरल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये सब हमारे यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो ऐसी कोई मिस स्टेटमेंट जो कि उन यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है। कैसे सर? एग्जाम्पल ये है, समझिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में गलती से रेवेन्यू रिपोर्ट हो गई 10 मिलियन की, ठीक है। अब 10 मिलियन की रेवेन्यू रिपोर्ट हुई तो उसके इफेक्ट से क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट हो गया 6 मिलियन का, ठीक है। अब अगर समझो ये जो 10 मिलियन की रेवेन्यू है ये गलत फिगर है, ठीक है। जो सही फिगर है वो है 9 मिलियन, ठीक है, 9.99 मिलियन, ओके। सही फिगर 9.99 मिलियन था, बट गलती से 10 मिलियन हो गया, राउंडिंग ऑफ एरर मान सकते हो। तो अब 9.99 मिलियन हो या 10 मिलियन हो तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सी, ठीक है। 0.01 मिलियन, उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और समझिए कोई अगर इन्वेस्टर है जो कंपनी में पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो 0.01 मिलियन के मिस स्टेटमेंट से पैसा निकाल नहीं लेगा, ठीक है, और ना ही अपने शेयर्स को बेच कर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट समझिए कि 10 मिलियन का जो रेवेन्यू है वो 10 मिलियन का रेवेन्यू गलत रिपोर्ट हो गया, और एक्चुअल अमाउंट जो था वो सिर्फ 1 ही मिलियन का था, ठीक है। 1 मिलियन का रेवेन्यू था और हमने 10 मिलियन का रेवेन्यू दिखा दिया, तो 6 मिलियन का प्रॉफिट आ रहा है। बट अगर एक्चुअल में 1 मिलियन का रेवेन्यू दिखाया जाता तो क्या होता? 5 मिलियन का लॉस आता। समझ रहे हैं आप? तो उस केस के अंदर में, ठीक है, ओ सॉरी माई मिस्टेक, 1 मिलियन का अगर रेवेन्यू दिखाते हैं तो 3 मिलियन का लॉस होता है, नहीं कि 5 मिलियन का। अपोलॉजीज फॉर दैट। सो 3 मिलियन का लॉस आता, ठीक है। अब सोचिए, एक 6 मिलियन का प्रॉफिट आ रहा है, एक 3 मिलियन का लॉस आ रहा है। भाई मैं बोल रहा हूँ भावना को समझो, फिगर्स में मत जाओ, फिगर्स, ठीक है, फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, भावना इंपॉर्टेंट है। तो भावना यही है कि एक तो प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है, गलत दिखा के आपने प्रॉफिट ले आया, अगर सही दिखाते तो लॉस आता। तो उसका ऑब्वियसली बात है, लॉस आता तो क्या कर दे, पूरा कोई भी इन्वेस्टर जो है पूरा तो शेयर नहीं निकाल देता, पूरा शेयर बेच कर नहीं चला जाता। बट जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली लॉस आने से, शेयर मार्केट में अगर लिस्टेड है तो जब कंपनी लॉस करती है तो ऑब्वियसली बात है वो जो हमारा शेयर होता है वो करेक्ट होता है और शेयर का प्राइस नीचे आते हैं। बहुत लोग उसको छोड़ते हैं, बहुत लोग उस शेयर्स को बेचते हैं, तो वो ज़रूर होता, ठीक है। तो यही हमारा यही हमारा कहने का और समझाने का ये था आपको कि अगर मिस स्टेटमेंट इतनी बड़ी है कि उससे जो हमारे यूज़र्स हैं उनके डिसीजन इम्पैक्ट हो जा रहे हैं, तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अदरवाइज मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। और फ्रॉड एंड एरर भी होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉड एंड एरर फोर्थ वर्ड है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के डेफिनेशन में। तो फ्रॉड एरर का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है। फ्रॉड का मतलब होता है इंटेंशनली कुछ किया गया हो, और एरर का मतलब होता है अनइंटेंशनली कुछ किया गया हो। तो ये चारों चीज़ें, ठीक है, रिस्क है। रिस्क ये है कि जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो अनडिटेक्टेड रह गए हैं, ठीक है, चाहे फ्रॉड से हो या एरर से हो, ये चारों जब मिलते हैं तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमारी बनती है, और इसी रिस्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑडिट के प्लानिंग फेज के अंदर में, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टर्म के ऊपर में, जो हमारा वॉक थ्रूज की एक मैंने जनरल डेफिनेशन आपको दी अभी कि वॉक थ्रूज क्या होता है। वॉक थ्रूज होता है बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेना, ठीक है। वॉक थ्रूज क्या होता है? बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेना, जिसके अंदर हम बिजनेस समझते हैं कि हम बिज़नेस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बिज़नेस के अंदर में क्या क्या प्रोसेसेस है, बिज़नेस के अंदर में कहाँ कहाँ पर रिस्क है, बिज़नेस के अंदर में क्या क्या कंट्रोल्स हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ अब एकदम डिटेल में कि क्या रिस्क हो सकती है और क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं। समझिए एक बंदा है, एक आदमी है जो एक किराना दुकान चलाता है। किराना दुकान सबको समझ में आती होगी ना, राशन की दुकान जो होती है।
तो किराना दुकान चला रहा है वो एक सिंगल बंदा है, ठीक है, वो किराना दुकान चला रहा है, वो खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, ठीक है, सब कुछ वो खुद ही मैनेज करता है, वो खुद ही परचेस करता है, वो खुद ही सेल करता है, उसने कोई अपने यहाँ पर स्टाफ नहीं रखा हुआ, वो सब कुछ खुद ही करता है। तो ऐसे केस में ना रिस्क होने के चांसेस बहुत कम है। अगर इंडिविजुअल बंदा बिजनेस संभाल रहा है तो उसको रिस्क होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका यूज़र कौन है? अब वो अकेला खुद, जनरली वो खुद ही होता है, अदरवाइज अनटिल एंड अनलेस उसने बैंक से लोन कर ले रखा हो, ठीक है। सारे पैसे का मैनेजमेंट कौन कर रहा है? वो खुद। सेल कौन कर रहा है? वो खुद। परचेज कौन कर रहा है? वो खुद। तो वो मिस स्टेटमेंट करके दिखाएगा किसको? हाँ, इनकम टैक्स के लिए कर सकता है, वो एक अलग बात है, बट जनरली वो केस में आपका ये रिस्क और कंट्रोल वाला जो सिनेरियो है वो अप्लीकेबल बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव से होता है। बट वही किराना दुकान वाला समझो, उसने बंदे ने अच्छा बिजनेस किया, करते 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 उसने सुपर मार्ट बना दिया, एक पूरा मार्ट बना दिया, ठीक है, एक 5 मंजिला पूरा उसने मॉल बना दिया, और उस मॉल के अंदर में उसने 50 से ज़्यादा दुकानें खोल दी, और 50 के दुकानों में उसने अपने 50 एम्प्लॉयज़ बिठा दिए, और हर दुकान के अंदर में अलग अलग टाइप के वो गुड्स बेचता है, वो पूरा मॉल उसी का है। अब सिंस सारे काम वो खुद नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको लगेगा कि यार मेरा बिज़नेस सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे बिज़नेस के अंदर में जो मेरी रेवेन्यू है, जो मेरा पैसा है, वो क्या सेफ़ है कि नहीं है, ठीक है, ये उसको डर लगेगा। ये डर क्यों लगेगा? क्योंकि रिस्क, उसको लगेगा कि रिस्क है मेरे बिज़नेस में, कहाँ कहाँ रिस्क है। वो क्या करेगा, फिर वो ऑडिटर को बोलेगा कि देखो मेरे बिज़नेस में जहाँ जहाँ रिस्क है, जिससे मुझे नुकसान हो सकता है, वो सारी रिस्क को आइडेंटिफाई करो, और उसके लिए मेरे को बताओ कि क्या कंट्रोल्स जो हमने लगा के रखे हैं उन रिस्क के लिए। कंट्रोल मतलब वो जो हमारे रिस्क हैं, जो मेरा डर है, वो मेरे डर का जो डर को ख़त्म करने के लिए जो मैंने तरीके अपनाए हैं, ठीक है, डर को ख़त्म करने के लिए जो मैंने तरीके अपनाए हैं, जो मैंने कंट्रोल्स अप्लाई किए हैं, क्या वो कंट्रोल सफिशिएंट है, और अगर नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। तो समझिए सबसे पहला रिस्क क्या हो सकता है। अगर हम सोचें एक बार कि 50 दुकानें, 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, बिल्कुल सर। अब अगर कैश में सेल्स होती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कैश में सेल्स होती है, ठीक है, तो कैश में अगर सेल हो रही है तो हो सकता है कि कोई आदमी 100 का सामान बेचे और सिर्फ 80 रुपये दिखाए कि 80 रुपये रिसीव हुए। हो सकता है ना कि अगर कैश में सेल्स हो रही है तो 100 रुपये का सामान बेचकर जो हमारा सेल्समैन है किसी दुकान का, वो सिर्फ 80 रुपये ही गले में डाले, 20 रुपये अपनी जेब में डाल रहे। हाँ, ये एकदम सही है, ये तो रिस्क है, 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा मेरे को, ऑनर ये सोच रहा होगा। तो इसका उपाय, उसका तरीका क्या है इस रिस्क को ख़त्म करने का? ख़त्म देखिए कभी होती नहीं है कोई भी रिस्क, ठीक है, वो मिटिगेट होती है, रिस्क मिटिगेट होती है, यानी कम हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, बिल हम बोलेंगे सबको एकदम प्रिंटेड बिल देने, ठीक है। हमने हर जगह पर एक POS मशीन दे दी कि भैया तुम जितने भी कैश में लो, चाहे क्रेडिट कार्ड से लो, चाहे जीपे से लो, जैसे भी तुम सेल करो, तुमको ये बिल जनरेट करके देना है। और हमने क्या है वहाँ पर हर दुकान के ऊपर में, एंट्री गेट के ऊपर में और अंदर में हमने एक बड़ा बड़ा स्टिकर लगवा दिया है कि भैया आप बिना बिल के सामान ना लें, क्योंकि बिना बिल के अगर आप सामान लेंगे तो वो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, उस पर वारंटी क्लेम नहीं होगी। ऐसा करके हमने उसको लिखा दिया, तो उससे क्या, अब उसको ये इंश्योरिटी होगी कि चलो कोई भी बंदा, जो कोई भी कस्टमर है, वो जनरली बिना बिल के सामान लेगा नहीं, और बिल के अगर सामान लेगा तो मेरी कैश टैली हो जाएगी। तो ये उसका रिस्क था। रिस्क क्या था? रिस्क ये था कि मेरी जो कैश है, जो कैश रिसीव हुई है कस्टमर से, वो अंडर रिपोर्टिंग ना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए उसने कंट्रोल क्या लगाया? उसने कंट्रोल लगाया कि हम क्या करेंगे, POS दे देंगे सबको, और सबको बोलेंगे आप इनवॉइस जनरेट करिए, इनवॉइस का प्रिंट निकाल के सबको दीजिए, और उसी इनवॉइस के बिहाफ पे आप पैसे लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल। तो ऐसे ही जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो वो क्या करता है, वो सारे बिजनेस प्रोसेसेस को, अभी हमने क्या समझा, अभी हमने सिर्फ रेवेन्यू, सेल जो होती है, सेल्स जो होती है, सेल्स के बिजनेस प्रोसेस, सेल्स एक बिजनेस प्रोसेस है। अच्छा, बिजनेस प्रोसेस क्या क्या हो सकती है? सेल हो गई एक बिजनेस प्रोसेस, परचेज एक बिजनेस प्रोसेस है, पेरोल एक बिजनेस प्रोसेस होती है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जो होती है वो भी एक बिजनेस प्रोसेस होती है। तो और ये डिपेंड करता है, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि हर बिजनेस कितने बिजनेस प्रोसेसेस बनाता है, उनको कितने कैटेगरी में कैटेगराइज करता है, ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर में। तो वही बात है कि अब अगर हर बिजनेस प्रोसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसको हर बिजनेस प्रोसेस के अंदर में एनालिसिस करेंगे, तो हमें बहुत सारे रिस्क उससे मिलेगी, और बहुत सारे रिस्क के लिए हमें बहुत सारे कंट्रोल्स भी मिलेंगे, ठीक है। और इन सब जो हमें आइडेंटिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है, इसी को वॉक थ्रू कहते हैं, ठीक है।
तो ये एक सिंपल थंब रूल भाषा में हो गया कि भैया वॉक थ्रू का मतलब क्या हुआ कि बिज़नेस को समझना, बिज़नेस के अंदर में क्या रिस्क है उसको समझना और उसके रिलेटेड क्या कंट्रोल्स हैं उनको समझना। ठीक है, देखिए अब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है? इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपको कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉक थ्रूज। ओके, सो आपको उसका आंसर कैसे देना? समझ तो आप गए, बट बनाना पड़ेगा ना, आंसर भी बना के देना पड़ेगा। आप हिंदी में उसको ऐसे समझाओगे, ठीक है, तो वो नहीं समझेगा, भले उसको हिंदी आती होगी नहीं, यहाँ पर आपको बोलेगा कि वो आप टेक्निकल लैंग्वेज में ही उसको समझाएं, तो आप उसको बोलोगे कि इन वॉक थ्रूज वी ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस ऑफ द एंटिटी or an organization, okay, and we identify the potential risk areas, okay, the potential risk area मतलब जहाँ पर रिस्क हो सकती है, the potential risk areas, we identify the controls designed for those risks। कंट्रोल डिज़ाइन किसके लिए? उन रिस्क के लिए जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई करी, उन रिस्क के लिए कंट्रोल जो है उनकी हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, एंड दैट इज़ द वॉक थ्रू। ओके, यही वॉक थ्रू होता है। सो गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको डेफिनेटली बताऊंगा, जो भी आपकी क्वेरीज होगी उनको डिस्कस करेंगे, एंड देन रियल टाइम बेसिस में आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगा कि आपकी जो क्वेरी है उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसका क्या आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में। वॉक थ्रूज हमने डिस्कस किया। वॉक थ्रूज के बाद में आते हैं हमारे स्टेप्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव टेस्टिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ओके, नाउ सी, वॉक थ्रूज में हमने क्या समझा? रिस्क, उससे रिलेटेड कंट्रोल्स, राइट। अब कंट्रोल है बिजनेस में, वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन वो कंट्रोल सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो चेक करना पड़ेगा ना। मतलब वही एग्जांपल लेते हैं मार्ट वाला, मॉल वाला, कि उस जो आदमी था, ठीक है, जो बनिया था, उस बनिया ने बोला कि भैया पीओएस मशीन दे दो सबको, ठीक है, और पीओएस मशीन जो है, और पीओएस मशीन में क्या करना, आप पीओएस मशीन सबको दे दो और पीओएस मशीन के इनवॉइस जो जनरेट होगा उससे डेली बेसिस पर कैश चेक करना कि जितना पीओएस मशीन से इनवॉइस रेज हुए उससे कैश मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। बहुत बढ़िया। अब इसमें एक समस्या आई, इसमें एक समस्या आ सकती है। क्या आ सकती है? वहाँ पर जो इनवॉइस जनरेट हो रहा है, ये भी तो हो सकता है ये उस इनवॉइस जो जनरेट कर रहा है वो कम अमाउंट का जनरेट कर रहा हो, राइट। जैसे कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, ज़रूरी थोड़ी है वो इनवॉइस 100 रुपये का जनरेट कर रहा हो। बहुत सारे आपने ऐसे पीओस देखे होंगे, जैसे रिलायंस मार्ट के अंदर में होता है कि वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अमाउंट मैनुअली एंटर करते हैं, ठीक है। तो वो जब अगर मैनुअली एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में ये भी तो हो सकता है कि उसने मैनुअली कम अमाउंट एंटर किया हो। 100 रुपये का सामान को 80 रुपये में बेचाओ और कस्टमर को बोल दिया हो एक काम करिए आप 90 रुपये दे दीजिए, 10 रुपये आपका फ़ायदा, 10 रुपये मेरा फ़ायदा। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते ही हैं जो 10 रुपये के लिए ऐसा कर लें, तो उसको 20 रुपये का नुकसान हो ही गया। भले ही कस्टमर को 10 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन उसको तो 20 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। सॉरी, कस्टमर को 10 रुपये का फ़ायदा हुआ और जो हमारा एम्प्लॉय है उसको सिर्फ 10 रुपये का ही गेन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो मालिक है उसको 20 रुपये का नुकसान हो गया। सो ऐसा ये क्या हो गया? कंट्रोल है, कंट्रोल हमने लगा दिया, पर कंट्रोल के अंदर में भी एक क्या है, एक लूप होल है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें एडिशनल कंट्रोल लगाना पड़ेगा। एडिशनल कंट्रोल कैसे लगाएंगे? कि भैया एक काम करिए, आप ना मैनुअल एंट्री वाला सिस्टम ख़त्म कर दीजिए, सबके ऊपर में बार कोड चिपका दीजिए, बार कोड चिपका दीजिए और बार कोड स्कैनर दे दीजिए कि वो डायरेक्ट बार कोड को देखकर वहाँ से अमाउंट डिटेक्ट करेगा और उस अमाउंट को मॉडिफाई करने का कोई ऑप्शन ही नहीं हो, राइट। तो ये जो हमने चेकिंग की ना कि वो कंट्रोल है, वो कंट्रोल सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उस कंट्रोल जो हमने लगाया है उसका जो पर्पज़ है, पर्पज़ क्या था? पैसों की चोरी ना हो, वो पर्पज़ फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। ये प्लानिंग का पार्ट है। देखिए मैंने 3 स्टेप बताए थे ना, पहला स्टेप था प्लानिंग, सेकंड था टेस्टिंग, तीसरा था रिपोर्टिंग। हम प्लानिंग में हैं अभी। प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं? वॉक थ्रू, बिजनेस को समझते हैं कि भैया बिजनेस में क्या है, ठीक है, बिजनेस में प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, उनमें रिस्क कौन कौन सी है, उनमें कंट्रोल्स कौन कौन से हैं। कंट्रोल्स हम समझते हैं जब कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, तब हम उसके कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं। एक और चीज़ आपको समझनी होगी। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव टेस्टिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर्स का क्या रिलेशन है
और इनका कैसे यूज़ होता है ऑडिटिंग के अंदर में। तो सबसे पहले तो हमने समझा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो है वो हमारा प्लानिंग फेज़ का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर में हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, कंट्रोल इन प्लेस है कि नहीं, और अगर हैं तो वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि पीओएस मशीन का, तो वो कंट्रोल इन प्लेस है और इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए कर रहे हैं। हमने क्या देखा कि बार कोड लगा दिया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये तो हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, प्लानिंग फेज़ का पार्ट। इसके बाद आता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है। ये पिरामिड शेप में इसलिए है क्योंकि ये जो है आपका बेस जो है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स रहेगा हमेशा। टेस्ट ऑफ डिटेल्स का बेस होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बेसिस पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ़ सैंपल्स निकलने वाले हैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग के अंदर में वो कितने होंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर को सब्सटेंटिव टेस्टिंग के नीचे रखा है। हालांकि ये दोनों कह सकते हैं कि जुड़वा भाई हैं, दोनों ही टेस्ट ऑफ डिटेल्स की पार्ट है, बट एनालिटिकल प्रोसीजर नीचे इसलिए रखा गया, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है। एनालिटिकल प्रोसीजर हम करते कब हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली हम लोग ऑडिट के स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है। इसमें हम करते क्या है, हम पीवाई का जो डेटा है हमारा, उसको हम करंट ईयर डेटा से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर समझिए कि एक प्रायर ईयर का डेटा है, समझिए प्रायर ईयर में हमारे 12 मिलियन सेल्स थी, तो करंट ईयर के अंदर में हमारी 15 मिलियन सेल्स है। तो हम कंपेयर करेंगे कि 12 मिलियन और 15 मिलियन का वेरिएंस कितना है, जो कि 3 मिलियन है, ठीक है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि 3 मिलियन जो है वो 12 मिलियन का 25% है, इससे हमें ये समझ में आता है कि भैया हमारा इस करंट ईयर के अंदर में रेवेन्यू जो है वो 25% से इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। अब ये जो हम रिलेशन हमने निकाला है, ये रिलेशन क्या काम आएगा, ये रिलेशन ये काम आता है, हम इससे ये चेक कर पाते हैं कि हमारे जो भी लाइन आइटम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, लाइन आइटम्स मतलब होता है रेवेन्यू एक लाइन आइटम है, ठीक है। परचेज या फिर आप उस चीज़ को बोलते हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो एक लाइन आइटम है। डेप्रिशिएशन एक लाइन आइटम है। ऐसे इंटरेस्ट एक्सपेंस एक लाइन आइटम है। तो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पर जितने भी लाइन आइटम्स होते हैं, एक्सपेंसेस के हो या रेवेन्यू के हो, उन्हें हम लाइन आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम्स हैं, उन लाइन आइटम्स के अंदर में कितना वेरिएंस है, और जो वो वेरिएंस है या जो चेंज बोल सकते हैं आप, जो चेंज है वो चेंज लॉजिकल है या इलॉजिकल है, मतलब एक्सपेक्टेड था कि नहीं था इतना। अगर हम मानते हैं कि भैया हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि हमारी जो वॉल्यूम है, मतलब लास्ट ईयर हमने 1 लाख यूनिट बेची थी, इस साल हमने 1,20,000 यूनिट बेची है, तो लगभग 20% हमने ज़्यादा यूनिट बेची है, ओके। तो अराउंड हमारी सेल्स भी वही 15 से 25% के रेंज के अंदर में ही इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, राइट। उससे अगर ज़्यादा होता है तो क्या होगा, एक रेड फ्लैग बन जाएगा, मतलब हमारे दिमाग में एक रेड फ्लैग बन जाएगा कि नहीं, ये जो ज़्यादा हुआ है इसमें कुछ मिस स्टेटमेंट हो सकती है, बिकॉज इतनी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए थी हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग, हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। यही एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। अब एनालिटिकल प्रोसीजर में जब हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि कौन कौन से लाइन आइटम्स ऐसे हैं जिसमें रेड फ्लैग्स हैं, या जिसके अंदर में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चेंज हुआ है, उन सब लाइन आइटम्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम टेस्टिंग का जो नंबर ऑफ़ सैंपल्स है वो बढ़ा देते हैं। इसीलिए सब्सटेंटिव टेस्टिंग कहीं ना कहीं एनालिटिक प्रोसीजर्स के ऊपर में डिपेंड करती है, इसलिए मैंने सब्सटेंटिव टेस्टिंग को ऊपर रखा है पिरामिड के अंदर में और एनालिटिकल प्रोसीजर्स को नीचे रखा है पिरामिड के अंदर में, बस यही रीज़न है। अदरवाइज़ दोनों ही टेस्ट ऑफ डिटेल्स के पार्ट हैं और दोनों से ही हम एविडेंस गैदर करते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अब सब्सटेंटिव टेस्टिंग पे आते हैं। सब्सटेंटिव टेस्टिंग में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप सबको पता है कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग में क्या होता है। सब्सटेंटिव टेस्टिंग में वाउचिंग और वेरिफिकेशन होता है, जिसमें हम जनरली इनवॉइसेस एंड सपोर्ट्स को हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमारे बुक्स में रिकॉर्ड किए गए उनसे मैचिंग करवाते हैं, और अगर कुछ एरर है तो उसको करेक्ट करके रेक्टिफाई करवाते हैं, और जो रेक्टिफाई नहीं हो पाती है तो उसको रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यही सब्सटेंटिव टेस्टिंग है। और लास्ट में होती है रिपोर्टिंग, वही ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर रिपोर्टिंग। सो ये हमारे
ऑडिट के अंदर में दो चीज़ें होती है, आपको समझना होगा। फर्स्ट होती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सेकंड होती है टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल होती है जो प्लानिंग में की जाती है, ठीक है। इसके अंदर में हम क्या करते हैं, कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कंट्रोल डिज़ाइंड है कि नहीं है, और अगर डिज़ाइंड है तो वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि नहीं है। सेकंड होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जिसके अंदर में दो सब पार्ट्स होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर और सब्सटेंटिव टेस्टिंग। इनसे हम एविडेंस गैदर करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। एंड देन द लास्ट, जब हमें पता चल जाता है कि हाँ हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं या हम एसर्टेन कर लेते हैं कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है, तो हम उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और हम बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। सो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर था TOC एंड TOD का। इसके बाद में इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारे जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं उसमें दो टाइप्स की टेस्टिंग होती है, ठीक है। एक होती है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन की टेस्टिंग, एक होती है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की टेस्टिंग। इनमें बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ रिपोर्टिंग का है। जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेस्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर में ओपिनियन देते हैं, राइट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। वैसे ही जनरली US में जैसे ये जो मेन जो डेफिनेशन है डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस ऑपरेटिंग इफेक्टिव्स वाली, ये डेफिनेशंस उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मतलब US टेरिटरी के जॉब्स के लिए, लाइक इंडियन जो हमारी प्रैक्टिस है बिग फोर के जो ग्लोबल फर्म्स है, लाइक इंडिया PwC AC हुआ, KPMG ग्लोबल हुआ, ठीक है, EY GDS हुआ। तो इनमें जो जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं उनमें ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि इंटीग्रेटेड ऑडिट क्या होती है, नॉन इंटीग्रेटेड ऑडिट क्या होती है, ठीक है। वो इसी से रिलेटेड है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग में क्या करते हैं, हम सेम ही चीज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं, कंट्रोल की चेकिंग करते हैं कि कंट्रोल है कि नहीं है, और अगर कंट्रोल है तो हम ये चेक करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं है और हमारे लिए कितना रिलेवेंट है, ठीक है। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में क्या होता है, सेम ही जितने प्रोसीजर्स हम डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोसीजर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में रहेंगे। बस फ़र्क ये है एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग, जो मैंने आपको पहले बताया ना कि एक्सटेंट, वही एक्सटेंट का फ़र्क है, ठीक है। डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, हम लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स की टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा पर्पज़ ये होता है कि हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कंट्रोल प्लेस में है कि नहीं है, और अगर प्लेस में है तो वो सही से काम कर रहा है। लाइक हमारे पर्पस के लिए हमें सिर्फ एक या दो सैंपल्स से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो इन प्लेस में है और सही से काम कर रहा है कि नहीं। बट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में क्या होता है, हमें नंबर ऑफ सैंपल्स थोड़े से ज़्यादा लेना पड़ता है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, प्लीज़ नोट, कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करते हम तभी चेक करते हैं जब हमें उसके ऊपर में ओपिनियन देनी होती है। और जब हम कंट्रोल्स के ऊपर में, कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस के ऊपर में ओपिनियन देते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ऑडिट। और जब हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर में ओपिनियन नहीं दे रहे हैं तो दैट इज़ नॉन इंटीग्रेटेड ऑडिट। सो इंटीग्रेटेड ऑडिट, नॉन इंटीग्रेटेड ऑडिट का अपना डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग कर रहे हैं प्लस उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा टेस्टिंग और रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हो गया, ठीक है। यही बेसिक यहाँ पर इसका मीनिंग है। अच्छा, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही बताया, ये जो है आपके जो US और US टेरिटरी और ग्लोबल टेरिटरी के लिए। सो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो हमारे ग्लोबल फर्म्स के अंदर में इंटरव्यू देने वाले हैं या ग्लोबल फर्म्स के अंदर में जॉब सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फटाफट हम ये रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने पूरे सेशन के अंदर में क्या क्या सीखा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपने जो भी सीखा उसको एक बार रिकैप करना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही आप स्टडी कर रहे हो, भले ही आप जॉब में हो, जो भी नॉलेज आप गेन करते हो बार बार उसे रिवाइज करते रहें, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने सबसे पहले देखा ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस में हमने क्या देखा, 3 स्टेप प्रोसेस होती है। पहला होता है प्लानिंग, सेकंड होता है टेस्टिंग, थर्ड होता है रिपोर्टिंग। वेरी गुड। उसके बाद में हमने क्या देखा, रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट, जिसमें हमने रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन को 4 भाग में डिवाइड किया था। और उसके बाद में हमने ईच
जो वर्ड है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसकी मीनिंग को समझा था। उसके बाद में हमने वॉक थ्रूज पे अंडरस्टैंडिंग ली कि वॉक थ्रूज क्या होते हैं। वॉक थ्रूज से फिर हम गए थे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर में और टीओडी के ऊपर में। टीओडी के अंदर में हमने देखा था सब्सटेंटिव टेस्टिंग क्या होती है और एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, और लास्ट में हमने अभी कवर किया टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, जिसके अंदर में हमने डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को देखा। सो गाइज, आई नो कि ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये लाइव स्ट्रीम नहीं था, इसलिए आप मेरे को क्वेश्चन पूछ नहीं हो पाए हैं, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आ रहे होंगे माइंड में यूट्यूब के वीडियो देखते देखते। तो जो भी आपको क्वेश्चंस आए हैं, आप घबराइए मत, सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपडेट करिए, कमेंट करिए, और मुझे जैसे भी हमारी टीम को समय मिलेगा, हम वैसे ही आपके सारे डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेंगे कि हम रियल टाइम बेसिस पर कमेंट्स सेक्शन में ही आपको रिप्लाई दे पाए और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व कर पाए। बट इन केस ऐसा होता है कि हम कोई कारणवश आपके डाउट्स को रियल टाइम बेसिस पर कमेंट सेक्शन में नहीं अपडेट कर पाते और नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, तो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीडियो, जो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसके स्टार्टिंग में ही हम 5 to 10 मिनट्स देखिए आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ये भी प्लीज़ हो सके तो बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक्स के ऊपर में चाहते हैं, तो हमें थोड़ी क्या है कि बेनिफिट रहेगा कि जो ऑडियंस जो हमारे मेंबर्स और स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं वो वही हम उनको दे पाएँ। यही हमारी बस एक छोटी सी कोशिश है। सो बस मेरा यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने उन स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ में, उन CA मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें इसकी नीड हो सकती है, ठीक है। Please let us know if you have any questions through comment section। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, ठीक है। जल्द ही हम नया वीडियो लेकर आएंगे, और तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को जितने भी वीडियोस हैं उनको शेयर करें, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।